टाटा मोटर्स ने 2021 के मुकाबले 2022 में 1.5 गुना ज़्यादा सेल की है और ओवरऑल सेल्स के मामले में 3rd नंबर पर आ गई है। लेकिन इसके बावजूद भी इंडियन पैसेंजर कार मार्केट में इसका 13.9% ही शेयर है। और अगर आप सोच रहे हैं सबसे ज़्यादा मारुति सुजुकी, जी हाँ, 41.85% के साथ मारुति सुजुकी टॉप पर आती है। अब मारुति के पास इतना बड़ा मार्केट क्यों है, ये तो हम सबको पता है, लेकिन ये चीज़ें बहुत हद तक अलग हो सकती थी। आज से करीबन 15 साल पहले 2008 में रतन टाटा जी के देखे गए ख्वाब पे एक गाड़ी बनाई गई और वो ख्वाब उन्हें तब आता है जब वो अपनी कार में बैठ के कहीं जा रहे होते हैं और वो देखते हैं कि एक पूरा परिवार स्कूटर पर बैठ के जा रहा होता है और स्कूटर स्लिप हो जाने से वो गिर जाते हैं और उनको चोट लग जाती है। तभी रतन टाटा जी के दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना इतनी अफोर्डेबल कार बनाई जाए कि उसे 2 व्हीलर चालक भी ऑन कर पाए, और ऐसे जन्म होता है टाटा नैनो का। हाँ, टाटा ने अपनी कही बात पे एक ऐसी गाड़ी बना दी जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल थी, लेकिन ये कार एंट्री लेवल ऑल्टो वैगनार के डोमिनेंस को खत्म नहीं कर पाई। इवन वो गाड़ियाँ 2 से 2.5 गुना महंगी थी और अंत में काफ़ी कोशिशों के बाद नैनो लगातार फेल होती चली गई और इसे बंद करना पड़ा। तो एक नैनो जैसी एम्बिशियस कार फेल कैसे हो गई? इसके कई रीज़न गिनाए जाते हैं, जैसे चलते चलते आग लग जाना, ओवरहीट हो जाना, क्रैश टेस्ट में नैनो का फेल हो जाना। लेकिन ये सारे रीज़न बहुत छोटे लगते हैं जब आप बात करते हैं उस रीजन की जिसके चलते ये गाड़ी असलियत में बर्बाद हुई। बैड मार्केटिंग। ये एक शब्द नहीं बल्कि टाटा नैनो के कब्र पे लिखे बोल्ड अक्षर हैं। नैनो की मार्केटिंग किस कदर खराब थी, ये बात रतन टाटा जी ने खुद कबूली थी। The Nano was designed by a group which might have had an average age of 25 or 26. It was a really exhilarating exercise of trying to produce a car that could, an affordable car that could be. अब बहुत से लोगों को चीप और अफोर्डेबल में अंतर नहीं पता होगा। फर्क है, क्योंकि जिस कंट्री में 8% फैमिली कार ऑन करती है और 55% फैमिली 2 व्हीलर, वहाँ कार एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं बल्कि लग्जरी है। इंडिया में घर के दरवाजे के सामने कार खड़ी करना एक स्टेटस सिंबल है और ये चीज़ हमें कार मार्केटिंग में भी देखने को मिलता है। फिर चाहे वो सुजुकी की टैगलाइन वे ऑफ लाइफ हो या महिंद्रा के नए वाले लोगों को और भी ज़्यादा एलिगेंट बनाना, ये चीज़ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऑटोमोबाइल लोगों पे विंग्स और कॉर्नर्स ऐड करे जाते हैं। ये लग्जरी वाला एस्पेक्ट्स 2014 के एक रिसर्च में भी पता लगता है जो इंडियन कंज्यूमर मार्केट को ढंग से एक्सप्लेन करता है। दरअसल इंडिया में 39% कंज्यूमर कार इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनके पास डिस्पोजेबल इनकम होती है। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो टैक्स और खर्च निकालने के बाद बचता है। इस पैसे का यूज जनरली लोग लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, और लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए गाड़ी से बेहतर क्या ही हो सकता है। अब ये जो कार्स होती हैं ना, इनको लग्जरी की तरह आम लोग ही नहीं बल्कि नेता और सेलिब्रिटी भी लेते हैं, और इसीलिए नॉर्थ इंडिया के रूरल एरिया में एक धारणा है, अगर आप एक सरपंच हैं तो आपके पास स्कॉर्पियो तो होनी ही चाहिए, विधायक हैं तो फॉर्च्यूनर होगी, और अगर बड़े नेता हैं तो डिफेंडर और लैंड क्रूजर तो होगी ही। ऐसा इसलिए है क्योंकि सोसाइटी में आपकी इज्जत इन 4 पहियों पे ही डिपेंड करती है। ये चीज़ म्यूजिक इंडस्ट्री और मूवी में भी देखने को मिलता है। अब इंडिया में अगर कार व्यूअर्स को छोड़ भी दें तो चीप सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? यही आता है ना कि सस्ता मतलब बेकार। आप अकेले नहीं हैं जो ऐसा सोचते हैं। इस वेब सीरीज की इस सीन को ही ले लीजिए। आपके नोट्स नहीं बिक रहे नॉट बिकॉज वेरी एक्सपेंसिव बट बिकॉज दे आर टू चीप सर। सर आप ही सोचिए, आज के ज़माने में नोबडी बिलीव्स कि 50 रुपए में उन्हें कुछ वैल्यूएबल मिल सकता है। सब पीपल आर यूज्ड टू पेइंग मनी फॉर थिंग्स दैट ऐड वैल्यू टू देयर लाइव्स। इस चीज़ पे बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों का भी मानना है कि एक कंज्यूमर को रोजमर्रा में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से ऐड के थ्रू बम्बार्ड किया जाता है, लेकिन सबके लिए सब कुछ जानना आसान थोड़ी ना होता है, और इसीलिए लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन का गैप अपने आप ही भर लेते हैं, और इसी को बोलते हैं नेवी थ्योरी। ये गाड़ी चीप क्यों है, ये सोचे बिना उसकी क्वालिटी को जज कर लिया जाता है। सस्ता मतलब बेटर डील और सस्ता मतलब बेकार, ये दोनों थॉट कंज्यूमर के दिमाग में एक साथ आते हैं। अगर कंज्यूमर के दिमाग में दोनों थॉट एक साथ होता है तो ऐसा क्या हुआ कि टाटा के लिए सस्ता होना बहुत ही महंगा पड़ गया। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था। जब टाटा नैनो का 2009 के अंदर डेब्यू किया गया था, तब सेकेंड हैंड कार मार्केट में गाड़ियों की प्राइस 25 से 30% तक गिर गई थी, और मारुति 800 जो इसकी मेन कॉम्पिटिटर थी, उसकी सेल्स 20% तक गिर गई थी। टाटा नैनो को लेकर मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा हाइप थी कि 2 लाख गाड़ियों की प्री बुकिंग तक हो गई थी, और टाटा ने भी 2.5 लाख गाड़ियों को सेल करने का टारगेट फिक्स कर लिया था। लेकिन लॉन्च के बाद 2011-12 में इसकी 7400 यूनिट ही बिक पाई। ये जो यूनिट बिकी थी ना, पूरी लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा सेल थी इस गाड़ी की। ऐसा होने के पीछे नैनो की गलत मार्केटिंग ही नहीं थी,
बल्कि खराब रिलायबिलिटी भी थी। दरअसल टाटा नैनो को लॉन्च होने के बाद इसके फायर एक्सीडेंट की न्यूज सामने आने लगी और इससे इस गाड़ी की चीफ इमेज और भी ज्यादा बोल्ड हो गई। नैनो कार में अचानक से भीषण आग लग गई। मध्य प्रदेश के देवास में टाटा नैनो कार में लगी अचानक आग। और ये भी देखा गया कि नैनो बिल्ड क्वालिटी में भी नॉर्मल कार जैसी नहीं थी। लेकिन जो टाटा मोटर्स अपनी बेस्ट बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है, उसकी गाड़ियाँ इतनी खराब कैसे बनी? इसके लिए हमें इसकी मेकिंग को समझना होगा। रतन टाटा सर के अकॉर्डिंग नैनो की इंस्पिरेशन तब आती है जब 4 लोगों की फैमिली एक बाइक पर जा रही होती है और बाइक स्लिप हो जाने के कारण वो गिर जाते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि वो ऐसी ही फैमिली के लिए एक अफोर्डेबल कार बनाएंगे। वो चाहते थे इस कार की प्राइस बाइक के आसपास पहुंच जाए, लगभग 1 लाख के करीब। लेकिन 1 लाख रुपए में मिलने वाली गाड़ी को बनाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टास्क था। लेकिन टाटा मोटर्स ने इस मुश्किल टास्क को अपने हाथों में लिया और लग गए दुनिया की सबसे अफोर्डेबल कार बनाने में। ये बात बहुत ही यूजुअल थी कि इस कार को बनाने के लिए काफी ज्यादा कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, वरना कार की प्राइस इतनी ज्यादा कम लाना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए टाटा नैनो के अंदर हर उस जगह से कॉस्ट कटिंग करी गई जहां थोड़ी भी पॉसिबिलिटी थी। जैसे नैनो की साइज 3.2 मीटर रखना और इसमें 624 सीसी का इंजन आता था, वो भी 2 सिलेंडर। इसमें जो इंजन आता था वो काफी ज्यादा अनरिफाइंड था दूसरी कार के मुकाबले। नैनो के बेस मॉडल में एसी भी नहीं आता था और बेस मॉडल में एक ही साइड व्यू मिरर दिया जाता था। और इसकी परफॉर्मेंस बढ़ाने और ज्यादा अफोर्डेबल बनाने के लिए इस कार की मेटल सीट को थोड़ा थिन रखा गया टाटा की और गाड़ियों के मुकाबले। और साथ ही साथ इस गाड़ी में एयर बैग भी नहीं दिए जाते थे। इन सब चीजों की वजह से इस कार की एनकैप रेटिंग गिर गई। एनकैप टेस्टिंग में नैनो को 0 स्टार मिले क्योंकि इस कार में सेफ्टी फीचर्स के नाम पे कुछ भी नहीं था। ये कार बेस सेफ्टी स्टैंडर्ड को भी बीट नहीं कर रही थी। जब नैनो का क्रैश टेस्ट कराया गया, 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे इसे क्रैश कराया गया, तो ये गाड़ी रुकने से पहले 150 डिग्री तक घूम गई थी और इसका मुंह कार्डबोर्ड के डिब्बे जैसा चिपक गया था। आगे के टायर्स मेटल सीट को फाड़ के डमी के पैर में जाके टच हुए थे। देखें तो ये कोई नई चीज नहीं है। इंडिया में कंज्यूमर गाड़ी लेते समय सेफ्टी फीचर्स पे ध्यान नहीं देते। वैगनार, ऑल्टो, स्विफ्ट 0 और 1 के बीच में सेफ्टी रेटिंग लेके आती हैं, जैसे ये कोई बाइनरी नंबर हो। लेकिन भाई नैनो सिर्फ अनसेफ ही नहीं थी, इसके अंदर तगड़ा प्रॉब्लम था। जैसे पहले बताया, आग लग जाती थी। अब आप सेफ्टी को देखो या न देखो, लेकिन एक चलता फिरता तंदूर तो नहीं लेना चाहेंगे ना। टाटा नैनो के लॉन्च होने के बाद से ही फायर एक्सीडेंट सामने आने लगे। कंपनी के अकॉर्डिंग ये सारे एक्सीडेंट इंसुलेटेड थे और अनरिलेटेड थे। जहां कुछ गाड़ियों में फ्यूल इंजेक्शन स्विच की वजह से आग लग रही थी, वहीं कुछ गाड़ियों में ओवरहीटिंग की वजह से। चलो, अब गाड़ी में आग लग रही थी, लेकिन आग को बुझाने के लिए आग तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। नैनो का इंजन रियर में था। बहुत लोगों ने बताया कि टाटा नैनो के इंजन को एक्सेस करने के लिए रियर सीट को नीचे करना पड़ेगा, फिर बोल्ट्स को ढीला करना पड़ेगा, उसके बाद इंजन को हम खोल सकते हैं। इस प्रोसेस में ही बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो आग कब बुझाएंगे? और यही चीजें दूसरी कारों में बाहर से आसानी से हो सकती थी। अब गाड़ी में आग लगने और स्मोक के इंसिडेंट सामने आ रहे थे, लेकिन टाटा की तरफ से भी रिस्पॉन्स में ढिलाई देखने को मिली। इतने सारे इंसिडेंट के बाद भी कंपनी ने सिर्फ शटर को ही फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करने की बात करी थी और किसी भी गाड़ी को रिकॉल नहीं किया गया था। ये चीजें कस्टमर के बीच बेकार आफ्टर सेल सर्विस की तरह देखी जाने लगी और टाटा नैनो की सेल एकदम गिर गई। लेकिन इस सिचुएशन को संभालने के लिए 2015 में इस गाड़ी का फेसलिफ्ट लेकर आया गया। साइरस मिस्त्री ने 3000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से नैनो का नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च किया, नैनो जेनेक्स। इसे यंग जनरेशन को टारगेट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन उसमें भी वही पुरानी स्ट्रेटेजी, लोअर मिडिल क्लास को टारगेट किया गया था। टाटा नैनो की इमेज पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी और इसे किसी भी तरह से नहीं सुधारा जा सकता था। और अब उसका रिजल्ट क्या हुआ कि 2018 में टाटा नैनो की सिर्फ एक ही यूनिट बिक पाई और 2019 में टाटा नैनो को पूरी तरह से डिसकंटिन्यू कर दिया गया। वैसे तो टाटा नैनो अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, लेकिन कुछ एंटरप्रेन्योर सामने आए जिन्हें ये लगता था ये एक परफेक्ट कार है, सम डिफरेंट पर्पज। जेएम ऑटोमोबाइल ने 2017 में नैनो के ईवी वर्जन को लॉन्च किया और ये सब इंडिया में ईवी आने से पहले था। टाटा ने बेसिक सेम को दिया और जेएम ऑटोमोबाइल ने उसमें ईवी किट को फिट कर दिया। ये सब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी से पहले था, इसलिए इसे पब्लिक के लिए लॉन्च नहीं किया गया। जेएम ऑटोमोबाइल को 400 से 450 गाड़ियों का ऑर्डर मिला था जिसे ये टैक्सी में यूज करने वाले थे, लाइक ओला, उबर। लेकिन ये सारी चीजें कोविड पीक के टाइम पे हो रहा था, इसलिए ज़्यादा लोगों का ध्यान इस पे नहीं गया। टाटा नैनो की फेलियर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा फेलियर माना जाता है।
लेकिन 10 साल बिकी इस गाड़ी ने दुनिया में अपनी तगड़ी छाप छोड़ दी। टाटा मोटर्स अब टाटा नैनो के बारे में कुछ नहीं बोलती, लेकिन बहुत सारे लोग आए दिन इस पे बातें करते रहते हैं। भले ही टाटा नैनो सेलिंग में फेल हो गई, लेकिन ना तो टाटा मोटर्स का और ना ही रतन टाटा सर का, बल्कि पूरे इंडिया का ये एक बहुत ही बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता तो सच में नैनो आज इंडिया की पीपल कार होती।